इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफर कर्व्स प्रस्ताव वक्र की चर्चा करेंगे। ये ऑफर कर्व्स एक विशेष तरह के वक्र होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अध्ययन किया है और वहाँ ये हमने देखा है कि लागतें ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उनमें कोई भी देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है जिस वस्तु के उत्पादन में उसकी तुलनात्मक लागत संबंधित दूसरे देश की तुलना में कम होती है। लेकिन वहाँ पर एक प्रश्न और उठता था कि जो व्यापार होगा दो देशों के मध्य और जिसमें दोनों देश तुलनात्मक लागतों में अंतर के आधार पर उत्पादन करेंगे और निर्यात करेंगे, वहाँ पर जो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, विनिमय होगा, उसकी दर क्या होगी। अर्थात एक वस्तु द्वारा उत्पादित इकाई एक की वस्तु की इकाई के बराबर दूसरे देश की कितनी वस्तु बदली जाएगी या विनिमय की जाएगी। रिकार्डो के सिद्धांत में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। और जे.एस. मिल के उसी सिद्धांत में हमको प्रस्ताव वक्रों की आवश्यकता पड़ेगी उनके सिद्धांत को समझाने के लिए और चित्रों के माध्यम से उसे दर्शाने के लिए। तो उस स्थिति में आज हम पहले प्रस्ताव वक्रों का अध्ययन करेंगे। और ये प्रस्ताव वक्र जो है दो अर्थशास्त्रियों के नाम से जाना जाता है। एक हैं प्रोफेसर एल्सवर्थ और दूसरे हैं प्रोफेसर मार्शल। दोनों ने इन वक्रों के माध्यम से उस विनिमय दर को तलाशने या निकालने या निर्धारित करने का प्रयास किया है जिस दर पर दो देश जब तुलनात्मक लागतों के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो एक दूसरे वस्तुओं का जो आयात निर्यात करते हैं उनके मध्य जो दर निर्धारित होती है, उस दर को निर्धारित करने में जब हम रेखा चित्रीय उसका विश्लेषण करते हैं तब वहाँ हमको इन प्रस्ताव वक्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारा प्रयास है कि हम इस प्रस्ताव वक्र को आपको समझाने का प्रयास करें। हमने एक सरल सा उदाहरण लिया है। ये प्रस्ताव वक्र की अवधारणा को भी समझाने के लिए हम रिकार्डो या मिल या एडम स्मिथ के उन्हीं मान्यताओं को या हैबरलर सब की उन्हीं मान्यताओं को स्वीकार कर रहे हैं कि केवल दो देश हैं और ये देश केवल दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और दोनों वस्तुओं के उत्पादन में पहले देश को एक वस्तु के संदर्भ में तुलनात्मक लागत का लाभ प्राप्त है और दूसरी वस्तु के संदर्भ में दूसरी वस्तु के संबंध में दूसरे देश को, और इस प्रकार एक वस्तु का उत्पादन एक देश करता है, दूसरी वस्तु का उत्पादन दूसरा देश करता है और दोनों परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करके आयात निर्यात करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण इस रूप में हमने सरल लिया है ताकि जो दोनों की आंतरिक विनिमय दरें हैं जो उनके लागतों के आधार पर निर्धारित होती हैं, जैसा कि पीछे हम सारे विश्लेषणों में देख चुके हैं, एडम स्मिथ के भी और रिकार्डो के भी और हैबरलर के भी, और उनके आधार पर हम इस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ऑफर कर्व या प्रस्ताव वक्रों को समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, पर यूनिट कास्ट इन मैन आवर्स। श्रम घंटों में दो वस्तुओं की श्रम लागतें दी हुई हैं
और ये जो लागतें हैं वे श्रम घंटों में हैं। दो वस्तुओं के संदर्भ में है, एक वस्तु x है, दूसरी वस्तु y है, और दो देश हैं, एक देश A है, दूसरा देश B है। ये देश में वस्तु की लागत जो है 10 श्रम घंटे श्रम है, और दूसरी वस्तु के संदर्भ में 5 घंटे श्रम है। B देश में 30 घंटे का श्रम लगता है x वस्तु के उत्पादन में, और y वस्तु के उत्पादन में 10 घंटे का श्रम लगता है। उदाहरण को आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि x वस्तु के उत्पादन में A देश की लागत 1/3 है, इसकी 30 है, इसकी 10 श्रम घंटा है, और यहाँ पर इसकी लागत आधी है। तो ऐसी स्थिति में ये कंट्री या देश A जो है उसको तुलनात्मक लाभ x वस्तु के उत्पादन में है, उसकी लागत 1/3 है, और जबकि y वस्तु के संदर्भ में वो आधी है, तो 1/3 कम होता है। इस नाते लागतों का अंतर x वस्तु के उत्पादन में कम है। इसी तरह से यदि हम देखते हैं B देश में x वस्तु के उत्पादन की लागत 3 गुनी है, और y वस्तु के उत्पादन की लागत 2 गुनी है। तो लागत तो दोनों में ज़्यादा है, लेकिन y की तुलना में y में कम है। इस नाते तुलनात्मक लागतों के अंदर पर A देश x का उत्पादन करेगा और B देश y का उत्पादन करेगा, और दोनों में जो देश के भीतर जो विनिमय दर निर्धारित होगी, जब व्यापार वो नहीं करते हैं उसी स्थिति में वो लागतों के आधार पर होगी। तो हम देख रहे हैं कि 10 घंटे के श्रम से क्योंकि 2 y बनती है और 10 घंटे के श्रम से 1 y बनती है, तो जाहिर है कि y का मूल्य x का आधा होगा, और जो विनिमय दरें निर्धारित होंगी वो 1x बराबर 2y होगी, क्योंकि 10 घंटे के श्रम से 1x बनेगा और 10 घंटे के श्रम से 2y बनेगा, तो 1x बराबर 2y होगा। अगर y के टर्म में हम देखें तो 1y बराबर आधा x होगा। और इस तरह यहाँ देखेंगे तो इसका 30 घंटा, यहाँ 10 घंटा है, तो 1x बराबर 3y होगी यहाँ, या 1y बराबर 1/3x होगा यहाँ। ये वो विनिमय दर है जो देश के भीतर लागतों के अंतर के आधार पर तय होगी, और ये लागतों की समानता के आधार पर दोनों देशों के अपने अपने देशों की ये विनिमय दरें हैं। अब यहाँ हम याद दिला दें आपको, ये जो विनिमय दर है ये दो वस्तुओं की है और वस्तु के रूप में है। अर्थात जब हम x और y का आदान प्रदान करेंगे तो भौतिक रूप में x को कुछ इकाइयाँ देंगे और उसके बदले में y की कुछ इकाइयाँ हम प्राप्त करेंगे। तो इसी जो वस्तु विनिमय दरें होती हैं, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। वो सबसे सरलतम रूप है, और क्योंकि हमको इसी वस्तु के रूप में ही यहाँ इसका उपयोग करना है, इस नाते हम यहाँ इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहे हैं। लेकिन ये जो व्यापार है ये वस्तुओं के रूप में है। आगे जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की डिटेल्ड व्याख्या करेंगे, वैसी स्थिति में हम दो देशों के मध्य होने वाले समस्त व्यापार को सम्मिलित करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमने किसी अवधि में, सामान्यतः जैसे एक वर्ष में, कुल कितने का किसी देश से आयात किया है, कुल कितने का किसी देश से निर्यात किया है। अगले समय में क्या इनमें से जो अनुपात दोनों के मध्य रहा उसमें परिवर्तन हुआ है, क्या आयातों के बदले निर्यात ज़्यादा किए हैं या निर्यातों के बदले आयातों की कम मात्रा प्राप्त हुई है। उस आधार पर, समस्त आधार पर हम व्यापार की शर्तों का अध्ययन करते हैं। वो अध्ययन अलग है, उसे डिटेल हम अलग पढ़ेंगे। यहाँ जिस रूप में हम व्यापार की शर्त का प्रयोग कर रहे हैं वो उसका ये मतलब है कि कितनी y के बदले में कितना x दिया जाता है या कितने x के बदले में कितना y दिया जाता है, जिस पर यह व्यापार विनिमय होता है। इसको हम व्यापार की शर्त कह रहे हैं। तो व्यापार की शर्त को हम बस यहीं तक आज सीमित रख रहे हैं कि दोनों देश जब आपस में परस्पर व्यापार करेंगे तो एक देश की वस्तु की किसी निश्चित मात्रा के लिए या एक इकाई के लिए दूसरे वस्तु की कितनी मात्रा उसे प्राप्त होती है, इस जो वस्तु की विनिमय दर है दोनों देशों के मध्य, इन दो वस्तुओं के संदर्भ में, उसको हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहे हैं, व्यापार की शर्त कह रहे हैं। क्योंकि इन्हीं व्यापार की शर्तों के माध्यम से हम ऑफर कर्व्स को समझाएंगे, इसलिए इनको यहाँ बताना जरूरी है। अब आप आइए कि अगर हम चित्र बनाएं और ये दिखाने का प्रयास करें कि व्यापार की शर्तें कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इस चित्र का सहारा आप ले सकते हैं। इसमें हम आपको जितने चित्र बनाए हैं आपको बता दें कि x अक्ष पर सारे चित्रों में
x वस्तु को प्रदर्शित किया गया है और y अक्ष पर सारे चित्रों में y वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। इस नाते हम बार बार उसका उल्लेख नहीं करेंगे। ये ध्यान आपको रहे कि y अक्ष पर y वस्तु है और x अक्ष पर x वस्तु है। और साथ में ये भी याद रखना है कि तुलनात्मक लागतों के जो अंतर है उसके आधार पर A देश x वस्तु का उत्पादन कर रहा है और x का निर्यात कर रहा है B देश को, और इसी तरह से B देश y का उत्पादन करेगा और y का निर्यात करेगा A देश को। इस प्रकार A देश x का निर्यात करेगा और y का आयात करेगा, और B देश y का निर्यात करेगा और उसके बदले में A देश से x का आयात करेगा। इस पृष्ठभूमि में हम ये सारा अध्ययन करेंगे और सदैव आपको ये ध्यान रहना चाहिए, और मैंने जानबूझ के उदाहरण को इसी तरह से रखा है कि A देश x का उत्पादन, B देश y का उत्पादन, और इसी रूप में हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ जब देखें तो जैसे मैंने कहा था कि 1x बराबर 2y, तो इसको हम चित्र में कैसे दिखाएंगे, इसका मतलब है, और ये दर सदैव ये स्थिर रहेगी, 1x बराबर 2y की दर से विनिमय होगा। अगर ये 4x होगा तो ये 8y हो जाएगा, अगर ये 6x होगा तो 12y हो जाएगी, अर्थात दोनों के बीच का जो अनुपात है 1 और 2 का बना रहेगा। और जब दो अनुपात में परिवर्तन नहीं होता तो उसको दिखाने वाली रेखा जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है। और क्योंकि दोनों वस्तुओं को दिखाना है और दोनों का अनुपात बराबर रखना है, इसलिए ऐसी रेखाएं केंद्र से, जो चित्र में हमारे ओरिजिन होती है, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आगे बढ़ती है। तो उस रूप में अगर हम देखें तो वो रेखाएं इस ओरिजिन से आगे सरल रेखा के रूप में जाएंगी। चित्र में ये रेखाएं एक तरफा न हो जाएं, अर्थात y अक्ष की ओर ज़्यादा या अक्ष की ओर ज़्यादा। इस नाते दोनों जो एक्सिस हैं, अक्ष हैं, उन अक्षों पर पैमाना अलग अलग है। मतलब कि जैसे हम कहें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1x है, तो y पैमाने पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1x होगा अगर, तो 1y बराबर 1x की रेखा 45 अंश की रेखा केंद्र से बनाएगी। वैसे चित्र में हमारा एक तरफ होगा, तो वो पैमाना हमने थोड़ा बदला है, y अक्ष पर पैमाना आधा कर दिया, x अक्ष पर जो है उसका दुगना है। और उस रूप में आप पैमाने पर न जाएं, उस रूप में आप देखें तो मेरे कहने का मतलब है कि एक स्थिति ये है 1x बराबर 2y। जब हम यहाँ देखेंगे और अगर हम इसको 1x मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक x1, तो इस पर y की मात्रा t2 है। और जब 1x बराबर 1y करते हैं तो ये मात्रा यहाँ से घट के आधी हो जाएगी y की, और जब 1x बराबर 2y तो इसकी दुगुनी होगी, जब 1x बराबर 3y तो y की मात्रा तिगुनी होगी। और केंद्र से इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये हमें जो रेखाएं मिलेगी, यही टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, यही वस्तु विनिमय की दरें हैं। ये दर बताती है 1x बराबर 1y, ये बनाती है 1 बराबर 2y। देखिए ये x की मात्रा है, ये y की मात्रा है। अगर इस रेखा पर इतनी है और अगले पर इसकी दुगुनी हो जाए तो अगर ये 1y तो 2y, अगर ये तिगुनी हो जाए तो 3y है। ये दूरियां हमने बराबर रखी, x1 से लेकर t1, t1 से t2, t2 से t3, ये बराबर है। जब हाथ से जल्दी में चित्र बनाते हैं तो प्रयास करते हैं कि बराबर हो जाए, और जब आराम से बनाते हैं तो नाप के बना सकते हैं। लेकिन अगर एकदम एग्जैक्ट नहीं बराबर बनती हैं तो हम कहेंगे ये तीनों बराबर हैं, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, हम सीधे कह सकते हैं कि ये व्यापार की शर्तें हैं। अब जरा एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि देखिए ये जो व्यापार की शर्त है, इस पर x और y का अनुपात है 1x बराबर 1y, अर्थात इतने x बराबर इतने y। और ये कैसे, ये लंब है और ये आधार है, ये त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ से x एक त्रिभुज देखिए बन रहा है O T1 x1। ये क्योंकि रेखा खड़ी है आधार के समान, इसके लंब के समांतर है, तो ये 90 अंश का कोण बना रही है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अगर इसको आधार माने तो ये लंब है, और अगर ये y की मात्रा और ये x की मात्रा है तो ये लंब बटा आधार होगी, और ये जो कोण है इसी के tan के मान के बराबर होगी।
tan का मान होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब है कि ये जो व्यापार की शर्त है जिसको हम यहाँ नाम दे रहे हैं y(x1) बराबर y1, या हम यहाँ से केवल t1 कह दें तो इसका मतलब यही रेखा है। तो t1 जो व्यापार की शर्त है उस पर y और x के परिवर्तन अदल बदल का जो अनुपात है वो t1x1 बटा ox1 है। तो ये है विनिमय की दर जो इस समकोण त्रिभुज का जो ये कोण है केंद्र पर जो बन रहा है उसके टेंजेंट या आस्पज्या के मान के बराबर होगा। और अगर आप जाएंगे एक x बराबर 2y तो अब ये त्रिभुज का आकार बड़ा हो जाएगा और अब की मान हो जाएगा y की मात्रा हो जाएगी x1 t2 और x की मात्रा वही रहेगी। तो इसका मतलब है अब की व्यापार की जो शर्त है वो बढ़ गई, अब की y की मात्रा बढ़ गई, अर्थात अब उतने ही x के बदले में पहले की दुगुनी y दी जाएगी। और ऐसी स्थिति में b देश को पहले देना पड़ता था उतने ही x के लिए x1 t1y, अब देना पड़ रहा है x1 t2y। इसका मतलब b देश को अब नुकसान होगा या b देश के अब ये विरोध में या उसके प्रतिपक्ष में चली जाएगी विनिमय दर, उसके विपरीत चली जाएगी। तो जैसे जैसे ये विनिमय दरें ऊपर जाएंगी दाहिनी तरफ या जैसे जैसे ये टेंजेंट के मान बढ़ेंगे वैसे वैसे दरें जो हैं विनिमय की वो बी देश के प्रतिकूल हो जाएंगी या ए देश के अनुकूल हो जाएंगी। तो ये विनिमय दरें के ऊपर या नीचे आने का ये मतलब है कि अगर ये विनिमय दरें बाईं तरफ ऊपर जाती हैं तो ये बी देश के अनुकूल प्रतिकूल होगी और अगर दाईं तरफ नीचे जाती हैं तो ए देश के प्रतिकूल होगी। तो इस तरह से ये विनिमय दरें जैसे तो इन विनिमय दरों का ये अर्थ है, देखिए लिखा हुआ है कि अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगी तो ये फेवरेबल टू बी होंगी, इधर जाएंगी तो बी के पक्ष में होंगी, इधर जाएंगी तो बी के अगेंस्ट होंगी। उसी तरह से उसका उल्टा होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड ये शिफ्ट करेंगी तो ए के पक्ष में होगी और राइट हैंड शिफ्ट करेंगी तो बी के पक्ष में होगी। तो ये इनका उल्लेख जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, अगर हम ये हमको याद हो कि x वस्तु a बना रहा है, y वस्तु b बना रहा है और विनिमय की दरें इस रूप में दिखाई जाएं y अक्ष पर y और x अक्ष पर x। तो ये अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऐसे दिखाया जाए तो और टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर ऊपर बढ़ता है बाईं तरफ तो ये b के प्रतिकूल होगा और अगर दाईं तरफ बढ़ता है जहाँ जहाँ है वहाँ से तो ये b के अनुकूल होगा और इसकी विपरीत स्थिति a के लिए होगी। अब एक और सवाल उठता है, हमने इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा था कि अगर दोनों देश व्यापार करें तो कब करेंगे। तो हमने कहा था कि एक x बराबर 2y तो उसके अपने देश में मिलती है ए देश में। तो अगर ए देश व्यापार करेगा तो एक x बराबर 2y तो उसके अपने देश में मिल जाती है। तो व्यापार तब करेगा जब एक x बराबर 2y से ज़्यादा मिले, एक x बराबर 2y से ज़्यादा मिले, अर्थात यहाँ पर अगर t2 पर है तो उसको एक x के बदले 2y मिलती है। अगर इतनी मिले या इससे कम मिले तो व्यापार नहीं करेगा, इससे ज़्यादा मिलेगी तभी व्यापार करेगा। अर्थात व्यापार की जो शर्त है या जो आंतरिक विनिमय की जो दरें होगी दोनों देशों वस्तुओं के मध्य वो अगर एक x बराबर 2y से ऊपर होगी तब तो व्यापार होगा, ये करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और अगर बी देश को हम देखें तो बी देश की क्या स्थिति है, उसके अपने देश में एक x बराबर 3y है, अर्थात एक y से 1/3x मिलता है। क्योंकि ये y बना रहा है तो y को बदलेगा तो हम सीधे कह सकते हैं कि उसको अपने देश में 3y देकर 1x मिलता है। तो दूसरे देश से व्यापार तभी करेगा जब 3y से कम देने पर 1x उसको मिल जाए। तो यहाँ पर 3 उसको 1x बराबर 3y यहाँ देना पड़ता है और अगर 1x के बदले 3y से कम देना पड़े तो ये 3y यहाँ है t3 पर और 2y यहाँ है, इससे कम होगा तभी वो व्यापार करेगा। इसका मतलब है कि y देश b देश तब व्यापार करेगा जब विनिमय दर 2y से ज़्यादा हो
और ए देश और बी देश तब व्यापार करेगा जब विनिमय दर 3y से कम हो। इन दोनों सीमाओं के भीतर व्यापार होगा। ये एरो लिखा हमने बनाया है। इस न तो इस विनिमय दर पर होगा न तो इस विनिमय दर पर होगा, दोनों विनिमय दरों के बीच में व्यापार करेंगे। कहाँ करेंगे? जिस विनिमय दर पर दोनों को लाभ होगा। और यही निर्धारण करना है जो जेएस मिल इनका जॉन स्टुअर्ट मिल की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, और वहीं पर हमको ऑफर कर्व की ज़रूरत है। इसलिए हम ये बता रहे हैं। और इस नाते यहीं हम ये भी आपको बता दें कि जो ऑफर कर्व बनेंगे उस ऑफर कर्व में वही हिस्सा हमारे मतलब का होगा जो इन दोनों सीमाओं के बीच का होगा, क्योंकि इसी के बीच में व्यापार होगा, इन सीमाओं के बाहर व्यापार नहीं होगा। तो यहाँ पर इस विनिमय दर, क्योंकि इन्हीं विनिमय दरों पर हमारे ऑफर कर्व निर्भर होते हैं, इसलिए ये विनिमय दरें हमने आपको बना के दिखाई हैं। और इस विनिमय दरों के माध्यम से आप ये देख लें, ऐसे देखिए, अगर कोई भी विनिमय दर है, अगर ये ऊपर उठती है तो y के मान बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 1y, यहाँ पर 2y, वहाँ पर 3y। तो ऊपर जाने का मतलब है कि x के बदले y की मात्रा ज़्यादा दी जा रही है, और नीचे आने का मतलब ये हुआ कि किसी निश्चित y के बदले x की मात्राएँ ज़्यादा मिल रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये नीचे आती है या ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं, वैसी स्थिति में बी देश को ज़्यादा x मिलेगा, और अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ए देश को ज़्यादा y मिलेगी, अर्थात बी देश का नुकसान होगा या उसके प्रतिकूल जाएगा व्यापार की शर्तें। तो ये हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं, और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत आएगी वहाँ फिर हम आपको बताएंगे। तो एक माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा और दिमाग में कैलकुलेशन बिल्कुल होना चाहिए कि व्यापार की शर्तें ऊपर नीचे जाती हैं तो किस देश का नुकसान, किस देश का फ़ायदा होता है, और तब इसको आप आसानी से समझा सकते हैं, अन्यथा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक दिमाग में सेट बनाइए कि ये स्थिति है, इसमें ए देश x का उत्पादन कर रहा है, बी देश y का उत्पादन कर रहा है। विनिमय की जो शर्तें हैं वो ए देश में 1x बराबर 2y है और दूसरे देश में 1x बराबर 3y है, और इन दोनों सीमाओं के बीच में कहीं व्यापार होना है, और उसको निकालने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हमको एक वक्र की ज़रूरत आगे पड़ेगी। इस नाते उस वक्र को हम पहले समझ ले रहे हैं ताकि वहाँ हमको ये समय आपको न देना पड़े। और दूसरे ये कि अगर प्रस्ताव वक्रों पर अलग से सवाल आते हैं तो हम इसको इस रूप में अलग से पढ़ेंगे। तो प्रस्ताव वक्रों को पढ़ने के लिए इसके माध्यम से बताना पड़ेगा विनिमय दर क्या है दो देशों के मध्य, इसको व्यापार शर्त करते हैं। इसमें अगर बदलाव होता है तो विनिमय उस पर उनके जो है आयात निर्यातों की मात्राओं पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसी फ़र्क को हम किसी वक्र से प्रदर्शित करते हैं। तो उन वक्रों को हम देखेंगे। तो अब हम आ रहे हैं प्रस्ताव ऑफर कर्व पर। पहले आप जान लें कि ऑफर कर्व का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर क्योंकि हम दो देशों के मध्य व्यापार कर रहे हैं, इसलिए जो हम कहते हैं ऑफर कर्व, तो यहाँ पर ये है कि कोई देश अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की कितनी मात्रा व्यापार के लिए ऑफर करता है। और व्यापार का क्या मतलब हुआ? दूसरे देश की किसी वस्तु के बदले अपने देश की कितनी वस्तुओं देने के लिए तैयार है, इसको कहते हैं ऑफर करना। तो ऑफर करने का मतलब हुआ कि अगर ए देश एक्स बना रहा है तो वो एक्स का निर्यात करेगा और बी देश से वाई की मात्रा मंगाएगा। तो और जब ऐसा करेगा तो एक निश्चित कोई विनिमय दर होगी, जो विनिमय दर होगी उसको हम कह रहे हैं व्यापार की शर्त। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित व्यापार शर्त पर एक देश दूसरे देश की किसी निश्चित वस्तु की बदले अपने देश की कितनी वस्तु व्यापार करने के लिए प्रस्तुत करता है, देने के लिए तैयार होता है, इसको हम कहते हैं ये ए देश का प्रस्ताव है। और इसी को अगर हम वक्रों से दिखाते हैं तो हम कहते हैं ये देश का प्रस्ताव वक्र है। और ये प्रस्ताव वक्र ये प्रदर्शित करेगा कि किसी निश्चित दर पर निश्चित व्यापार की शर्त पर ए देश वाई की किसी निश्चित मात्रा के बदले, अर्थात बी देश से जब वो वाई का आयात करेगा तो उसके बदले अपने देश
कि एक्स वस्तु की मात्रा कितना देने के लिए तैयार है, अर्थात कितना आयातों के लिए कितना निर्यात देने के लिए तैयार है। क्योंकि दो ही वस्तुएं हैं, इस नाते हम कहते हैं वाई उसका आयात है, उस वाई की किसी निश्चित मात्रा के लिए अपने देश की वस्तु एक्स को कितना देना चाहता है, ये इसको हम कहते हैं ये ए का प्रस्ताव है। इसी तरह से बी देश अगर ये ए देश से आयात करना चाहता है एक्स का, तो उसके लिए भी वो बताएगा कि हम एक्स से इतना एक्स जब लेंगे तो आपको इतना वाई देंगे। तो बी देश जो है वाई का प्रस्ताव रखेगा किसी विनिमय दर पर। जैसे हम कहते हैं अगर विनिमय दर हो, हमने पहले बता दिया 1x बराबर 2y पे व्यापार नहीं होगा, 1x बराबर 3y पे व्यापार नहीं होगा, उसके भीतर होगा। और जैसे हम कह रहे हैं 1x बराबर 2.5y, 2.5y, तो जाहिर है कि इसको अपने देश में 1x से 2y मिलता था, और अगर व्यापार में 2.5y मिले तो व्यापार करेगा और फायदा होगा, क्योंकि प्रति एक्स की प्रति इकाई उसको आधी इकाई वाई की ज़्यादा मिलेगी व्यापार करने पर। और इसी तरह से ये अपने देश में 3y से 1x पाएगा, और अगर विनिमय दर 1x बराबर 2.5y हो तो 2.5y से ही 1x पा जाएगा, तो उसकी भी आधी वाई बन जाएगी, उसको भी फायदा होगा। तो ऐसे स्थिति में दोनों व्यापार करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो अब प्रश्न उठा कि एक विनिमय दर होगी, व्यापार की शर्त होगी, ये जो दोनों सीमाओं के बीच में कहीं होगी, दोनों उस पर अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे। कोई आवश्यक नहीं कि इस विनिमय दर पर जितना एक्स अपनी वस्तु देने के लिए तैयार है ठीक उतने ही वो मंगाए भी, उसमें डिफरेंस हो सकता है। वो में कैसे संतुलन उसमें होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल इन वक्रों की चर्चा कर रहे हैं और ये देखेंगे कि अगर व्यापार की शर्तें अलग अलग हों तो किस शर्त पर कितना वो वस्तु प्रस्तुत करेगा अपनी व्यापार के लिए या निर्यात के लिए दूसरे देश की किसी निश्चित मात्रा के बदले। तो अगर व्यापार की शर्तें बदल जाएं, जैसे 2.5 है तो एक्स की एक निश्चित मात्रा देने के लिए तैयार होगा, अगर 2.5 से और बढ़ जाए तो थोड़ी और ज़्यादा देने के लिए तैयार होगा, और 2.5 से कम मिले तो कम देने के लिए तैयार होगा। अर्थात अगर व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होगा तो जिन मात्राओं का वो एक्स को निर्यात करने के लिए वो प्रस्तुत था उन मात्राओं में परिवर्तन कर देगा। और व्यापार दर में परिवर्तन के साथ ये जो इस द्वारा एक्स के प्रस्ताव में परिवर्तन होगा, और उसको यदि हम दिखाएं, मतलब व्यापार की शर्तों में परिवर्तन के साथ ये देश द्वारा जो एक्स की निर्यात मात्रा की जाएगी उसको दिखा दें, तो उन्हीं को दिखाने वाले वक्र को हम ए का प्रस्ताव वक्र कहेंगे। और इसी तरह से अगर बी देश के संदर्भ में दिखा दें, विभिन्न व्यापार की शर्तों पर बी देश एक्स की किसी निश्चित मात्रा के लिए कितना वाई देने के लिए तैयार है, तो किसी दर पर कम देने के लिए तैयार होगा, किसी दर पर ज़्यादा देने के लिए तैयार होगा। और इन विभिन्न प्रस्तावों को अगर हम किसी चित्र पर प्रदर्शित कर दें तो हम ये कहेंगे कि ये बी देश का प्रस्ताव वक्र है। अब जरा आइए इस चित्र में, हम इस चित्र में बी देश के प्रस्ताव वक्र की चर्चा कर रहे हैं। ये 3 विनिमय दरें हैं, T1, T2, T3। अब की हमने 1x बराबर 1y 2y नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से आप ध्यान करिए कि जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो x की निश्चित मात्रा पर y की मात्रा बढ़ती जाएगी। अर्थात इस दर पर कम y देना पड़ेगा, इस दर पर ज़्यादा y देना पड़ेगा उसको x के बदले, और इस दर पर और ज़्यादा y देना पड़ेगा। तो जिस दर पर ज़्यादा y देना पड़ेगा उस पर वो कम व्यापार करना चाहेगा। जैसे हमने कहा कि अगर व्यापार की शर्त है T3, ये वाली लाइन, और T3 पर उसने तय कर लिया कि हम जो है इतनी वस्तुओं का, ये बी बिंदु द्वारा जो निर्धारित वस्तु की मात्रा है y की, उतना हम निर्यात करेंगे और उसके बदले इतनी एक्स वस्तु की मात्रा वो मांगेगा। अर्थात एक्स की इतनी मात्रा के लिए इतना वाई देने के लिए तैयार है। अब अगर व्यापार की शर्तें उसके पक्ष में हो जाएं, अर्थात पहले 3 वाई जैसे दे रहा था अब 2 ही वाई देना पड़े, इसका मतलब है अब उसे ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि कम वाई से ही ज़्यादा एक्स मिलेगा। इसका मतलब हुआ अब वो
x की उसी मात्रा के लिए मतलब उसी y की अपनी उसी मात्रा से ज़्यादा x प्राप्त कर सकेगा, और इस नाते अब वो ज़्यादा x की मांग करेगा। तो इस T3 पर जो ए देश के लिए ज़्यादा महंगी है, जिस पर ज़्यादा y देनी पड़ती है, उस पर अगर वो इतनी y देने के लिए तैयार है, वो y1, तो अगली विनिमय दर पर उससे ज़्यादा y व्यापार करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि व्यापार की शर्त उसके पक्ष में होती जा रही है। पीछे मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे बाएं जाएगी व्यापार की शर्त, वैसे वैसे बी देश के पक्ष में होगी। और अगर और आगे बढ़ें तो अब उस पर और कम y देना पड़ेगा, जैसे 2y की जगह 1y देना पड़ेगा, तो अब तो और सस्ता हो जाएगा। जितनी वस्तुएं वो 2y दे के पाता था, उतनी वस्तु अब 1 ही y दे के मिलेगी। इसका मतलब और ज़्यादा निर्यात करना चाहेगा y को, और इस नाते ये राशि और बढ़ जाएगी। तो अगर ये C बिंदु पर हम जाएं तो y की मात्रा और बढ़ जाएगी। और अगर हम इन ABC 3 बिंदुओं को मिला दें अपने इस चित्र में, तो एक जो हमें वक्र मिलेगा, ये डॉटेड कर्व है। हमने सामान्य तौर पर यदि ये वक्र बनाए जाएं तो यहीं 0 से AB स्टार्ट होंगे और ये रूप लेंगे 0BAC, और जिसको हम RB कह रहे हैं। R को हमने डिनोट किया है रेसिप्रोकल डिमांड। वास्तव में प्रस्ताव जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं बी देश कितना y देने के लिए तैयार है, लेकिन उसी के साथ ये भी छिपा हुआ है कि इतना y जब देता है तो कितने x की मांग करता है। तो आप देख रहे हैं कि इस B बिंदु पर वो y1 दे करके वो x1 की मांग करता है। इसका मतलब ये बिंदु दो चीज़ दिखाता है कि कितनी x वस्तु की वो पूर्ति करना चाहता है और कितनी y वस्तु की मांग करना चाहता है। तो ये जो मांग है ये B देश की मांग है और ये B देश की पूर्ति है। और ए देश क्या कर रहा है, वो x1 मात्रा देगा x की, अर्थात x का प्रस्ताव रखेगा और उसके बदले में वो y1 की मांग करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये वो x1 मात्रा जो है ए देश की पूर्ति है और बी देश की मांग है, और उसका उल्टा यहाँ है, ये बी देश की पूर्ति है, ए देश की मांग है। तो हम कहते हैं इसलिए ये रेसिप्रोकल डिमांड है। ये बी की मांग है, ये ए की मांग है, एक दूसरे की मांग को ये प्रदर्शित करते हैं वक्र। इस नाते हम इस वक्र को रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं। इस नाते हमने उस रेसिप्रोकल से आर ले लिया है, और ये बी का ऑफर कर्व है, बी का प्रस्ताव वक्र है। और ये प्रस्ताव वक्र ये बताता है कि विभिन्न विनिमय के दरों पर या विभिन्न टर्म्स ऑफ ट्रेड पर बी देश कितनी वस्तु की मात्रा, वाई की कितनी वस्तु की मात्रा वो दूसरे देश को व्यापार करने के लिए प्रस्तुत करता है, और जितनी मात्राएं वो प्रस्तुत करता है यही उसका प्रस्ताव वक्र प्रदर्शित करता है। और उसी चीज़ को हम वह एक्स के रूप में देखते हैं तो यही उसकी डिमांड हो जाती है। तो ये क्योंकि एक्स की पूर्ति वो ए की मांग है और एक्स की पूर्ति बी की मांग है और वाई की पूर्ति ए की मांग है, इस नाते इन दोनों ओ एक्स और वाई की मात्राओं को हम एक दूसरे की पारस्परिक मांग या प्रतिमांग या रेसिप्रोकल डिमांड भी कहते हैं। और क्योंकि ये वक्र उनके इन पारस्परिक मांगों को प्रदर्शित करता है, इस नाते हम इस वक्र को ऑफर कर्व भी कहते हैं और रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं। प्रतिमांग पारस्परिक मांग वक्र का नाम भी देते हैं। तो इस रूप में जो बी देश का प्रस्ताव वक्र होगा वो इस तरह का होगा, और इसी रूप में अगर ए देश के प्रस्ताव वक्र को हम देखें हमारे इस उदाहरण के अनुरूप, तो ये देखिए व्यापार की शर्तें हैं। इस पर आप जानते हैं एक x बराबर 1y मिलता है, इस पर 2y मिलता है, इस पर 3y मिलता है। तो पहले वाले वक्र पर जब 1y मिलेगा तो कम निर्यात करना चाहेगा, कम x का प्रस्ताव रखेगा। दूसरे पर ज़्यादा y मिलेगा तो ज़्यादा प्रस्ताव रखेगा। तीसरे पर और ज़्यादा y मिलेगा तो और ज़्यादा प्रस्ताव रखेगा। इसका मतलब है कि T1 विनिमय दर पर अगर वो B बिंदु पर है जहाँ x की वो x1 मात्रा वो व्यापार करने के लिए या निर्यात करने के लिए तैयार है, तो अगले विनिमय दर पर इससे ज़्यादा मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार होगा, अगले बिंदु पर सी पर और ज़्यादा करने के लिए तैयार होगा। और इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ये ए देश का प्रस्ताव वक्र बनेगा।
और ये वक्र का स्वरूप इस तरह का होगा जैसा हमारे इस चित्र में है। तो आप देख लें और दिमाग में बैठा लें कि इस परिवेश में जब ए देश x का उत्पादन करेगा, बी देश y का उत्पादन करेगा, तो ए का प्रस्ताव वक्र जो है इस तरह का बनेगा और बी का प्रस्ताव वक्र इस तरह का बनेगा। और ये दिए हुए व्यापार की शर्तों के आधार पर ये वक्र बने हुए हैं। अब एक और सवाल उठता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि देश में किन्हीं कारणों से व्यापार की उसी विनिमय दर पर, जो विनिमय दर पर जितनी मांग वो कर रहा है उसी पर अपनी मांग को वो बढ़ा दे या घटा दे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जब इस T2 विनिमय दर पर है, जिस पर हम अगर यहाँ से आपको कहें 1x बराबर 2y है, तो वैसी स्थिति में वो तय किया है कि हम इतनी मात्रा निर्यात करेंगे y की और उसके बदले आयात करेंगे इतनी मात्रा। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों कि बी देश में x की मांग बढ़ जाए, इसका मतलब उसी व्यापार की शर्त पर x की मात्रा और मांग ले। तो यहाँ पर जितना मांग रहा था उससे ज़्यादा जब मांगेगा तो ये वक्र जो है और नीचे जब आएगा तभी वो बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में ये वक्र नीचे की ओर शिफ्ट होगा जब मांग घटेगी तो, और ऊपर की ओर शिफ्ट होगा जिसमें आप देख रहे हैं कि x की किसी एक निश्चित मात्रा के लिए y की अब इसको पहले कम मात्रा देनी पड़ती है, यहाँ जितनी देनी पड़ रही थी यहाँ पर इसकी और ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ज़्यादा जब देनी पड़ेगी तो कम एक तरह से y की मांग होगी, और ऐसे इसमें तो इस रूप में इस जो ऑफर कर्व हैं वो आगे ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं, दाईं ओर शिफ्ट होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा, और परिणाम वही होता जैसे ऑफर का इस टी व्यापार की शर्तों के पक्ष में होगा, दाएं जाएगा। ये व्यापार शर्त अगर जहाँ है वहाँ से दाएं गया तो बी के देश के प्रतिकूल होगा, और अगर बाएं गया तो बी देश के अनुकूल होगा। और उसी तरह की स्थिति ए देश के बारे में भी देखी जा सकती है। यहाँ पर भी ये वक्र अगर दाएं जाएगा तो ए के पक्ष में होगा और बाएं जाएगा तो उसके प्रतिकूल होगा। और ये शिफ्ट इसलिए होंगे क्योंकि विनिमय की उसी दर पर जो है एक्स वस्तु की मांग या तो घट जाती है वाई वस्तु की, क्योंकि दूसरे देश से वाई मंगाएगा, उसकी मात्रा घट या बढ़ जाती है। तो जब घटती है तब वक्र जो है चला जाता है नीचे, और जब बढ़ती है तो वक्र चला जाता है ऊपर। इस रूप में इन वक्रों में जो क्या कहते हैं अब शिफ्टिंग होती है ऊपर की दाएं ओर या बाएं ओर, और ये तभी संभव है जब विनिमय दर के कांस्टेंट रहते हुए किसी देश में दूसरे देश के वस्तुओं की मांग में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए। तो इस तरह से ऑफर कर्वों या प्रस्ताव वक्रों में विवर्तन भी हो सकता है। तो जो स्वरूप उसका होता है वो इस आकार का होता है, और जब विवर्तन होगा तो ये वक्र उसी अपने वक्रों पर ऊपर या नीचे दाएं या बाएं की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये आप इसे देख लें, और मुझे अगर लगता है कि कहीं आपको और ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख दूंगा, ताकि जहाँ कहीं आप अगर कन्फ्यूजन